हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। अगली 35 से 40 मिनट के अंदर इस लेक्चर को खत्म कर देंगे, चैप्टर को खत्म कर देंगे, आपके दिमाग में सेट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, थोड़ा सा चलो स्टार्ट करते हैं। फूड जो है, फूड अपन ने खाया, अपन ने फूड खाया, क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए खाते हैं, एनर्जी मिलेगी फूड से। ठीक है, तो फूड को अपन ने किसमें तोड़ा? सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ा जी। ठीक है, ये अपन डाइजेशन के अंदर पढ़ के आए हैं। सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ दिया। अब जो सिंपल सब्सटेंस है उनको ब्लड के अंदर, वो कहां जाएंगे? ब्लड के अंदर। ये क्या है? उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये पढ़ के आए अपन। ठीक है, कहां पढ़ के? डाइजेशन के अंदर। ये ब्लड से कहां जाएंगे? सेल्स के पास में जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? असिमिलेशन बोलते हैं। ये कहां पढ़ के आए अपन? डाइजेशन के अंदर पढ़ के हैं। ठीक बात है। अब बात कर लें, ये सेल्स के अंदर सिंपल सब्सटेंस जो है वो सेल्स के अंदर पहुंच गए। अब सेल्स के अंदर पहुंचने के बाद में एनर्जी कैसे मिलेगी? अपन को तो एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सब्सटेंस जो है वो सेल्स के अंदर जाएंगे। तो सिंपल सब्सटेंस को सेल्स के अंदर क्या होता है? ये जो सिंपल सब्सटेंस है इनको तोड़ेंगे अपन किसके अंदर? एनर्जी के अंदर तोड़ेंगे। किसके अंदर तोड़ेंगे? एनर्जी के अंदर तोड़ेंगे। ठीक है, और एनर्जी के अंदर जब इनको तोड़ते हैं तो साथ में कौन निकलती है जी? कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। एनर्जी तो बनती ही है, साथ में CO2 भी बनती है। ठीक है, CO2 बन गई। ठीक है, अब ये जो तोड़ने की प्रोसेस है, सिंपल सब्सटेंस को एनर्जी में जो कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, इसके अंदर अपन को जरूरत पड़ती है किसकी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसकी? O2 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन आएगी कहां से? आएगी कहां से? एटमॉस्फेयर से आएगी। कहां से आएगी? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से अपन ने क्या ली? ऑक्सीजन ले ली, और ये जो CO2 बनी है इसको एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये अपनी पूरी प्रोसेस चलेगी। डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। और सिस्टम को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब बात कर ले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात कर लें तो अलग अलग जो फाइलम है उनके अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा के अंदर डिफ्यूजन होगा, स्लेंट्रेटा के अंदर डिफ्यूजन होगा, टीनोफोरा के अंदर कोई नहीं होता। बात करें फिर प्लेटी एलिमेंथिस की, इसके अंदर डिफ्यूजन होता है। एस्केलेमेंथिस के अंदर डिफ्यूजन, एनिडा के अंदर मोस्ट क्यूटिकल होते हैं। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो प्रोन्स के अंदर गिल्स होते हैं। ठीक है, क्रैब के अंदर बुक गिल्स होंगे, इंसेक्ट के अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है, और स्कॉर्पियन के अंदर बुक लंग्स होते हैं। फिर बात करें मोलस्का की, इसके अंदर फेदर लाइक गिल्स होते ही है। हेमिकोडेटा के अंदर क्या होंगे? गिल्स होंगे। इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी गिल्स होंगे। बात करें कोडेटा की तो कोडेटा के अंदर एक होता है यूरोकोडेटा, एक होता है सिफेलोकोडेटा। यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा दोनों के अंदर क्या होते हैं? फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। और फिर बात करें वर्टिब्रेटा की, वर्टिब्रेटा के अंदर क्या आते हैं? फिशेस आती हैं। फिशेस के अंदर क्या होते हैं भैया? गिल्स होंगे। एम्फीबियंस जो हैं, रेपेल्स जो हैं, और बर्ड्स जो हैं, और ममल्स जो हैं, इनके अंदर क्या होंगे? लंग्स होंगे। क्या होंगे? लंग्स होंगे। अब आपको खास बात का ध्यान में रखनी है कि भैया जो फ्रॉग होता है ना, ये फ्रॉग जो होता है ये होता तो क्या है? ये होता तो भैया एम्फीबियन है। ये होता तो एम्फीबियन है। तो रूल के अकॉर्डिंग जो अपने यहां पढ़ा है कि भैया इनके अंदर लंग्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंग इनको किससे करना चाहिए? रेस्पिरेशन लंग्स से करना चाहिए। तो ये लंग्स से करता भी है, लेकिन खास बात क्या है? ये लंग्स से तो करता ही है, ये लंग्स से तो रेस्पिरेशन करता ही है फ्रॉग। ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कर सकता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है? अपनी स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकता है। ये अपनी स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है, उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, देखो अपन ने डाइजेशन पढ़ा। डाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि ऊपर क्या होती है? नेजल कैविटी। ठीक है, एक पाइप यहां वाला, एक नीचे क्या होती है? ओरल कैविटी, मुंह वाली ओरल कैविटी। ये दोनों पाइप जो हैं, ये दोनों पाइप जो हैं, ये बड़े पाइप के अंदर जाके खुल जाते हैं, जिसका नाम क्या होता है? फेरिंग्स। क्या नाम होता है? फेरिंग्स। अब ये दोनों हवा वाला और खाने वाला पाइप एक जगह खुल गए, एक तो ये फेरिंग्स जो है ये बड़ा पाइप है, इसको क्या बोलेंगे? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए क्या बन जाएगा? ये कॉमन पैसेज बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नेजल कैविटी भी ओपन हो रही है और ओरल कैविटी भी ओपन हो रही है। अब फेरिंग्स से जैसे आगे चलेंगे तो एक स्ट्रक्चर आएगी लैरिंग्स। क्या आती है? लैरिंग्स। अब ये लैरिंग्स क्या है भैया? ये लैरिंग्स क्या है? कार्टिलेजिनस बॉक्स है। किसका है? कार्टिलेजिनस बॉक्स है। कार्टिलेजस का ये बना हुआ है, इसलिए इसको कार्टिलेजिनस बॉक्स बोल दिया। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। जो लैरिंग्स को है इसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। बस भैया साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसमें? साउंड प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, आप जो बोल पाते हो तो अंदर से जो वाइब्रेशन निकलती है वो कहां से आती है? लैरिंग्स से ही आती है। ठीक है, जो वाइब्रेशन आएंगी वो लैरिंग्स से आएंगी। फिर आपकी जो टंग है, ये जो जीभ है, ये उन वाइब्रेशंस को क्या है? स्पीच में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलो अब लैरिंग्स से जैसे ही आगे जाएंगे तो क्या आएगा? ट्रेकिया आएगा। ट्रेकिया फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम चलेगा, इनको आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलो जी, ये देखो भैया, ये देखो, ये देखो, ये क्या अपना ट्रेकिया। ट्रेकिया आया, ये क्या है? ट्रेकिया मान लो, ये क्या ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया जो है वो आगे जाके किसमें डिवाइड होगा? ब्रोंक्यूल्स के अंदर ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ब्रोंकाई के अंदर, सॉरी ब्रोंकाई के अंदर आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। चलो इसको बताता हूं मैं आपको। ये क्या है? ट्रेकिया है। ये क्या है? ट्रेकिया है जी। ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर, कहां पर? फिफ्थ लोकेशन आपको ध्यान में रखना है, ये जो लेवल है आपको ध्यान में होना चाहिए। फिफ्थ थोरेसिक जो वर्टिब्रा है, इस पर आकर वो ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो जाएगा। किसके अंदर? प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाता है। ट्रेकिया आया
और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर आकर किसमें डिवाइड हो जाएगा, दो प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, अब जो प्राइमरी ब्रोंकाई बनी है ये आगे जाके दो सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाएगी। किसके अंदर, दो सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाएगी। अब जो सेकेंडरी ब्रोंकाई बनी है वो आगे जाके टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाएगी। हो गई जी, टर्सरी ब्रोंकाई भी होगी। अब जो टर्सरी ब्रोंकाई बनी है ये आगे जाके डिवाइड होगी किसमें, इनिशियल ब्रोंक्यूल के अंदर डिवाइड हो जाएगी जी। अब जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बने हैं वो आगे जाके किसमें कन्वर्ट होंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। कौन, इनिशियल ब्रोंक्यूल। अब जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो किससे कनेक्ट होंगे, एल्वियोलर डक्ट से कनेक्ट होंगे। किससे, एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, ये क्या है, एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट किसके बीच में होती है, किसके बीच में होती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई के बीच में एक डक्ट होती है जिसका नाम क्या होता है, एल्वियोलर डक्ट होता है। अब जो एल्वियोलर डक्ट है वो किसको जोड़ती है, एल्वियोलाई को जोड़ती है। किसको, एल्वियोलाई से जुड़ी हुई होती है। तो ये पूरा सीक्वेंस है। ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड हो किसके अंदर, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई किसके अंदर डिवाइड हुई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड हुआ टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल किसमें कन्वर्ट हुआ, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल जब किससे कनेक्टेड रहेगा, एल्वियोलर डक्ट से। एल्वियोलर जो डक्ट है वो कनेक्टेड रहेगा किससे, एल्वियोलाई से। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो भैया, ये यहां पर क्या है, आपकी एल्विलाई है। नीचे यहां पर देखो ये ब्लड वेसल है। ये क्या है, ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर क्या है, ब्लड जा रहा है जी, ब्लड जा रहा है। अब ये जो ब्लड है वो कहां से आ रहा है, टिश्यूज के पास से आ रहा है। टिश्यूज से ये ब्लड आ रहा है, तो टिश्यू से आ रहा है मतलब यहां पर क्या होगी, CO2 ब्लड के अंदर क्या रहेगी, CO2 रहेगी। ठीक है, तो CO2 रहेगी तो यहां ऑक्सीजन जो है, ठीक है, जो ये आपका जो एल्विलाई है इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा, ब्लड के अंदर क्या है, CO2 ज्यादा। ठीक है, तो ये जो CO2 है ये तो चली जाएगी किसके अंदर, एल्विलाई के अंदर, और यहां से ऑक्सीजन जो है वो किसके अंदर आ जाएगी, ब्लड के अंदर आ जाएगी। कैसे आती है उसकी डिटेल में बात करेंगे, अभी तक समझ लो। ठीक है, अब देखो भैया, एक होता है इसके अंदर कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है इसके अंदर एक्सचेंजिंग पार्ट। अब देखो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के बाद में नोस्ट्रिल्स होगी, नोस्ट्रिल्स के बाद में नेजल कैविटी आती है, नेजल कैविटी के बाद में आता है भैया फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद प्रोमराई, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी, टर्सरी, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। चलो अब बात है, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है एक्सचेंजिंग पार्ट। दो पार्ट होते हैं। कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक होता है, नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, नोस्ट्रिल से लेकर यहां से लेकर और यहां तक टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक क्या होगा, कंडक्टिंग पार्ट होगा। अब कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या क्या है वो देख लो भैया। फंक्शन पहला क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। एयर को ह्यूमिडिफाई करने का काम होता है, मतलब एयर अगर सूखी हवा है तो उसके अंदर नमी प्रदान करने का काम होता है इसका। मतलब बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, मई जून का महीना है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल दोपहर हो रही है, लू चल रही है। ठीक है, तो मतलब बहुत गर्म हवा चल रही है, तो वो जो आप जब सांस लोगे उस गर्म हवा के अंदर तब क्या होता है, वो बिल्कुल सूखी हवा होती है, तो आपको फील होता है यार हाँ बहुत ज़्यादा सूखी हवा है। ठीक है, तो अगर वो सूखी हवा डायरेक्ट एल्विलाई तक पहुंच जाएगी तो वो एल्विलाई को खराब कर सकती है। तो इसलिए क्या करता है, जो कंडक्टिंग पार्ट है उसके अंदर नमी ला देता है, ह्यूमिडिफाई कर देता है उसको, उस हवा के अंदर। ठीक है, और क्या काम है इसका, मेंटेन टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, तो क्या होगा, तो बाहर ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो मतलब बहुत ठंडी हवा रहेगी, तो उसको मेंटेन करके अपनी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से लेके आने का काम किसका है, कंडक्टिंग पार्ट का। बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्म हवा है, तो उसको ठंडी करेगा और अपनी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से लेके आएगा। किसका काम है, कंडक्टिंग पार्ट का काम है। प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, एयर को प्यूरिफाई करने में भी हेल्प करता है। एयर को प्यूरिफाई कैसे करेगा, आपकी जो नोज है अपना उसके अंदर क्या होता है, नेजल हेयर होते हैं। नेजल हेयर जो है वो क्या है, मिट्टी के जो कण होते हैं उनको, मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उनको रोक लेता है, पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको रोक लेता है। और फिर अंदर क्या है, म्यूकस होता है, म्यूकस भी इन सबको रोक लेता है। तो ऐसे क्या प्यूरिफाई हो जाती है एयर। ठीक है, फिर क्या एक्सचेंजिंग पार्ट, एक्सचेंजिंग पार्ट कौन सा होता है जी, एल्वियोलर डक्ट और एल्विलाई जो है, एल्वियोलर डक्ट ये वाले जो एल्वियोलर डक्ट और जो एल्विलाई ये क्या है, एक्सचेंजिंग पार्ट है। यहां पर क्या होगी, एक्सचेंज होगी, गैसेस जो है एक्सचेंज होगी, ऑक्सीजन और जो आपकी CO2 है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंजिंग पार्ट है ये। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल। ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल। इनके अंदर क्या होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है। क्या होती है जी, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है। अब इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग क्या हो गई, ठीक है, ये बता देता है आपको। ये देखो ये पूरी रिंग होती है, ये क्या है, पूरी रिंग है। ठीक है, इसमें पूरी रिंग को ऐसे लिख दूं, सी शेप की लिख दूं, आधी लिख दूं। ठीक है, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग हो गई। तो ये जो पाइप है इसके अंदर क्या रहेगा, ट्रेकिया जो आपने देखा है सबने ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो इस पर क्या होगी, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होंगी। चलो अब बात कर लें किसके, लंग्स की बात कर लेते हैं। ये भैया लंग्स का आपको डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये देखो, ये प्लूरल मेम्ब्रेन, ये प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या बना हुआ है,
प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है जी? फ्रिक्शन को कम कर देता है। क्या कर देता है? फ्रिक्शन को कम कर देता है। ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इससे क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन जो है वो कम रहेगा, तो ये काम करता है। अभी जो आपके लंग्स है वो कहां होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं? इस पिंजरे के अंदर होते हैं। कहां होते हैं? ये जो थोड़े से चेंबर है इसके अंदर आपके लंग्स होते हैं, ठीक है। अगर इनके अंदर ना हो तो क्या आपके जो ये तो गुब्बारे की तरह, ये क्या है? गुब्बारे की तरह है भैया, कभी फट जाएंगे, कभी फट जाएंगे, ठीक है। किसी अपने दोस्त ने आके आपको गले लगा लिया, ठीक है, प्यार के अंदर गले लगा लिया तो क्या हो जाएगा? ज्यादा ढंग से गले लगा लिया तो क्या हो जाएंगे? तो गुब्बारे फट जाएंगे, गुब्बारे क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे, ठीक है। आप कहीं से गिर गए तो फट जाएंगे। तो ये क्या हुआ? ये क्या इसके अंदर पिंजरे के अंदर होता है जी, ठीक है। अब इस पिंजरे को ध्यान से देखो, थोरेसिक चेंबर को ध्यान से देखो। आगे जो बोन है, ठीक है, आगे जो बोन होती है जो बीच वाली, ये क्या है? स्टर्नम है। ये क्या है? स्टर्नम है। और पीछे जो बोन होती है क्या? बैकबोन या फिर वर्टिब्रल जो कॉलम है वो है, ठीक है। और ये जो साइड में आगे होगी पीछे बोन हो गई। अब इसको साइड में आपस में जोड़ता कौन है? रिब्स जो है ना, यहाँ पर रिब्स जो है ये जो साइड में जोड़ने का काम कौन करती है? रिब्स जो है वो साइड में जोड़ने का काम करती है। नीचे क्या होता है भैया? नीचे होता है डाइफ्रम। क्या होता है? डाइफ्रम। कैसा होता है? डोम शेप का होता है। कैसा होता है जी? डोम शेप का, ऐसे होता है, ठीक है। डाइफ्रम होता है, ठीक बात है, ये इसके अंदर होता है। चलो जी आगे बात चलते हैं। अब बात करेंगे इंस्पायरेशन की। इंस्पायरेशन कैसे होता है? इंस्पायरेशन कैसे होता है वो ध्यान से समझो, ठीक है। इंस्पायरेशन कैसे होगा? हवा क्या है? बाहर है, हवा है, मुझे अंदर लेनी है हवा। कैसे ले सकता हूं मैं? कैसे ले सकता हूं? तो देखो इसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इसको भैया, ध्यान से ही समझना इसको। कलर थोड़ा चेंज कर लूं मैं, हाँ इसको मिटा लूं क्योंकि मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूं, क्लास बीच में डिलीट हो गई इसलिए मुझे वापस रिकॉर्ड करनी पड़ रही है ना। चलो कोई ना, देखो अगर मेरे को इंस्पायरेशन करना है, मेरे को इंस्पायरेशन करना है तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है पड़ी है? ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन को मुझे अंदर लेना है, हवा को मुझे अंदर लेना है, तो मैं कैसे ले सकता हूं? मुझे क्या है, यहां पर एटमॉस्फेयर के अंदर एक प्रेशर होता है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। अगर मैं इन लंग्स के अंदर, अगर मैं इन लंग्स के अंदर प्रेशर जो है वो कम कर दूं, किसके कंपेयर में? एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर जितना भी, मान लो कितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके मुकाबले में, उसके कंपेयर में अगर मैं लंग्स के अंदर प्रेशर कम कर दूं तो हवा अंदर आ जाएगी ना, हवा अंदर आ जाएगी क्योंकि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। तो यह मैं इसके मुकाबले में, एटमॉस्फेयर के मुकाबले में इसका प्रेशर जो है वो मैं कम कर दूं तो हवा क्या है? अंदर आएगी। अब प्रेशर कम करने के लिए भैया मेरे पास कोई साधन नहीं है, प्रेशर मैं कम कैसे करूं? तो आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, एक फॉर्मूला पढ़ रखा है PV = nRT, ठीक है। तो PV = nRT, इन सबको मान लो क्या है? कांस्टेंट है भैया, कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? P है वो क्या है? इनवर्सली प्रेशर जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वॉल्यूम के। घबराओ मत, ज्यादा बात नहीं करेंगे इस फॉर्मूले की, ठीक है। तो पहले सीधी सी बात क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि भैया अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर कम, प्रेशर कम ही तो करना था मेरे को, प्रेशर कम ही तो करना था। तो अपन करना क्या पड़ेगा? प्रेशर कम करने के लिए वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? वॉल्यूम को अपन बढ़ाना पड़ेगा। अब वॉल्यूम को बढ़ा कैसे सकता हूं यार? मैं कैसे बढ़ा सकता हूं वॉल्यूम को? तो उसको बढ़ाने के लिए क्या उपाय है जी? उपाय ये है कि ये जो डायफ्राम है ना, ये डायफ्राम जो है वो कैसा है? डोम शेप का, ऐसे है। ये डायफ्राम कैसा है? ऐसे है, डोम शेप का है। इसको मैं क्या कर दूं? डोम शेप से इसको मैं सीधा कर दूं, फ्लैट कर दूं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको फ्लैट करूंगा तो ये पहले ऐसे था, ठीक है। जैसे मैं इसको फ्लैट करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, ऐसे ऐसे सीधा हो जाएगा, ऐसे था ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगी यहां पर? क्या होगा यहां पर भैया? ये जो है ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये यहां तक था, ठीक है। इसको मैंने जैसे ही सीधा कर दिया तो ये जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज हो गई, यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, ठीक है। डायफ्राम की वजह से कैसे वॉल्यूम इंक्रीज हुई? एंटेरो पोस्टीरियर, मतलब ऊपर नीचे क्या है? वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हुई, प्रेशर डिक्रीज हुआ जी। वॉल्यूम ऊपर, प्रेशर कम। प्रेशर को कम ही तो करना था। प्रेशर जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम आ जाएगा तो हवा अंदर आ जाएगी। तो एक तो ऊपर नीचे तो अपन ने कर ली, वॉल्यूम कम कर ली, बढ़ा दी, ठीक है। ऊपर नीचे तो अपन ने वॉल्यूम बढ़ा दी। तो अब एक आगे पीछे भी तो अपन को वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। देखो ऊपर नीचे मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी, कैसे बढ़ाई? डायफ्राम को सीधा कर दिया जी, ठीक है। अब आगे पीछे मेरे को ऐसे, ठीक है, आगे पीछे भी तो मेरे को बढ़ानी पड़ेगी ना वॉल्यूम। कैसे बढ़ाऊंगा मैं? इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जी, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। कहां पर होती है? ये देखो ये पंजरा था ना डायफ्राम, ये जो अपना थोरेसिक चेंबर था, इसके अंदर जो रिब्स हैं इनके यहाँ लगी हुई होती है इंटरकोस्टल मसल्स लगी हुई होती है। अब इन इंटरकोस्टल मसल्स को जैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा, जैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा तो क्या होगा? डोर्सो वेंट्रली भी, मतलब आगे पीछे भी क्या होगी? वॉल्यूम क्या है? इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम क्या है? इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर कम, हवा अंदर। क्या है? हवा जो है वो अंदर आ जाएगी। ये क्या है? अपना सिंपल सा इंस्पायरेशन। वापस सम अप कर दूं, देखो हवा क्या है? अंदर लेनी है अपन को। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जितना ही प्रेशर है उससे कम प्रेशर अगर मैं अंदर कर दूं तो हवा अंदर आ जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैसे कर दूं कम भैया? कैसे कम कर दूं हवा?
प्रेशर कैसे कम करूंगा अंदर का? वॉल्यूम अगर मैं बढ़ा दूं तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। वॉल्यूम कैसे बढ़ाऊंगा? डोम शेप का डायफ्राम उसको सीधा कर दूंगा जी, सीधा कर दिया, वॉल्यूम बढ़ गया। और क्या इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करा दिया जी, लो जी वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर जैसे ही कम हुआ ये अंदर आ गया सिस्टम, ठीक है। ये बात हो गई इंस्पायरेशन की। अब बात करें एक्सपायरेशन की, कि हवा अब अंदर तो ले ली, हवा बाहर कैसे निकलती है उसकी बात कर लें। तो देखो इसकी इस प्रोसेस की उल्टी कर देंगे, इस प्रोसेस को उल्टा कर देंगे। कैसे करेंगे? यहां पर क्या किए थे अपन ने? प्रेशर को कम किया था, यहां पर प्रेशर को कम किया था तो हवा बाहर की हवा अंदर आ गई थी। अब इस बार मैं प्रेशर को बढ़ा दूं, इस बार मैं प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में बढ़ा दूं अगर उस प्रेशर को, अंदर के प्रेशर को, तो हवा बाहर निकलेगी, हवा बाहर निकलेगी इस बार। तो इस प्रेशर को मैं बढ़ा कैसे सकता हूं? जैसे कम किया था वैसे ही बढ़ा सकते हैं। कैसे कम किया था जी? वॉल्यूम को बढ़ाया था तब प्रेशर कम हुआ था, वॉल्यूम को बढ़ाया था तो प्रेशर कम हुआ था, ठीक है। तो प्रेशर अपन को ज्यादा करना है तो वॉल्यूम को घटा देंगे जी, वॉल्यूम को इस बार क्या कर देंगे? घटा देंगे। वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ा, ठीक है। तो वॉल्यूम को घटा कैसे सकता हूं? ये डायफ्राम जो मैंने सीधा किया था ना, ऐसे सीधा किया था, इसको मैं बोलूंगा वापस डोम शेप का हो जा, वापस कैसा होगा? डोम शेप का। ये जैसे ही वापस डोम शेप का होगा ऐसे, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम कम होगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। ये जो मसल्स यहां पर इंटरकोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, इनको मैं बोलूंगा रिलैक्स कर जाओ भाई, रिलैक्स कर जाओ। तो जैसे ही रिलैक्स करेंगी तो आगे पीछे का भी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी। ऐसे क्या होता है? एक्सपायरेशन होता है। फिर बात करें एब्डो फोर्सिबल जो रेस्पायरेशन होता है, फोर्सिबल रेस्पायरेशन, जबरदस्ती जो रेस्पायरेशन होता है, ठीक है, फोर्सिबल जो रेस्पायरेशन है वो किन की वजह से होता है? एब्डोमिनल मसल्स की वजह से होता है। ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। फोर्सिबल जो रेस्पायरेशन है वो कैसे होता है? एब्डोमिनल मसल्स की हेल्प से होता है। तो आप फोर्सिबल रेस्पिरेशन करके देखो, ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लेके देखो तो आपका जो पेट की जो मसल्स हैं वो थक जाएंगी, सब फिर थकान फील होगी पेट के अंदर। तो ये एब्डोमिनल मसल्स की वजह से होता है, ठीक है। अब बात करें स्पायरोमीटर की। स्पायरोमीटर क्या होता है? एस्टिमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स उनका एस्टिमेशन किससे करते हैं अपन? स्पायरोमीटर से करते हैं। फिर बात करें नॉर्मल ब्रीदिंग रेट की, तो ये 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट के अंदर 12 से 16 बार अपन नॉर्मली सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। अब बात करें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। चलो जी, टाइडल वॉल्यूम दे रखे अपन को, टाइडल वॉल्यूम टीवी। नॉर्मल रेस्पिरेशन करेंगे, नॉर्मल रेस्पिरेशन करेंगे तो टीवी कितनी है? 500 ml होती है, ठीक है। आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है? फोर्सिबल इंस्पायरेशन करेंगे, जोर से सांस खींचेंगे, फोर्सिबल रेस्पिरेशन किया मैंने, तो इससे क्या होगा भैया? 2500 से 3000 ml क्या होगी? ये होगी आईआरवी होगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है? फोर्सिबल एक्सपायरेशन करेंगे, जितना अपने दम था उतनी आपने सांस छोड़ दी, फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया तो क्या होगा भैया? 1000 से 1100 ml होती है आरवी। आरवी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? जो आपकी कितनी होती है? रेजिडुअल जो वॉल्यूम है कितनी होती है? रिजर्व एयर आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद में जितनी बच गई वो क्या होगी? आरवी। मतलब आपके अंदर जितना दम था ना उतना लगा के आपने क्या कर दिया? छोड़ दी हवा, ठीक है। जितना मेरे से दम था उतना मैंने बाहर निकाल दी, उसके बाद में भी हवा उसके अंदर बची हुई है। क्यों बची हुई है? क्योंकि अगर ये मैकेनिज्म नहीं होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो, रिजर्व एयर जो है वो नहीं रहेगी, तो क्या होगा? आपकी जो लंग्स हैं वो आपस में कोलैप्स कर जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, तो आपस में चिपके ना। इसीलिए क्या होता है? इसीलिए क्या होता है? ये रिजर्व जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, रिजर्व वॉल्यूम है वो होता है, गए कितना होता है? ये 1100 से 1200 ml होता है जी। कितना होता है? 1100 से 1200 ml होता है। चलो फिर बात करें आईसी की, तो इंस्पायरेटरी जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है? फोर्सिबल इंस्पायरेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आपने सांस जो है वो नॉर्मली छोड़ी है, उसके बाद में आपने सांस जो है वो एकदम से जबरदस्ती इंस्पायरेशन जो है वो फोर्सिबल किया है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। कैसे निकलेगी जी? टीवी और आईआरवी को जोड़ दो, आ जाएगी। इसी की बात करें एक्सपायरेटरी जो कैपेसिटी उसकी बात करें तो देखो भैया, फोर्सिबल एक्सपायरेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, जो सांस है वो आपने नॉर्मली ली है लेकिन उसके बाद में आपने सांस जो छोड़ी है वो क्या किया? आपने फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया, तो उसी क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। टीवी और ईआरवी को जोड़ दो, ईसी आ जाएगा। फिर बात करें एफआरसी की, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है उसकी बात कर लेते हैं। रिजर्व एयर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, आपने नॉर्मली सांस छोड़ी है उसके बाद में जितनी बच गई वो क्या होती है? एफआरसी होती है। कैसे निकलेगी? ईआरवी और आरवी को जोड़ दो, आ जाएगी एफआरसी। फिर बात करें वीसी वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो फोर्सिबल इंस्पायरेशन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फोर्सिबल एक्सपायरेशन मतलब आपने जो सांस है वो फोर्सफुली छोड़ी है और उसके बाद में फोर्सिबली आपने क्या की है? इंस्पायरेशन किया, तो उसको क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। टीवी, आईआरवी और ईआरवी को जोड़ दो, वीसी आ जाएगी। फिर बात करें अपन टीएलसी की, टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो एयर इन लंग्स, लंग्स के अंदर टोटल एयर कितनी? लंग्स के अंदर हवा होगी। फोर्सिबल आपने इंस्पायरेशन किया है, फोर्सिबल आपने इंस्पायरेशन किया मतलब जितना आप सांस खींच सकते थे उतनी आपने खींच ली, उसके बाद में आपके लंग्स के अंदर कितनी टोटल हवा रहेगी उसको निकालने के लिए क्या है? टीवी, आईआरवी, ईआरवी और आरवी को जोड़ दो, आ जाएगी भैया टीएलसी। चलो जी आगे चलते हैं।
ये देखो भाई, ये देखो, ये अपना क्या है, दिल है जी, दिल है। ठीक है, अब क्या होगा, दिल क्या करेगा, पंप करेगा जी। हार्ट क्या पंप करेगा, ब्लड पंप हुआ एलवी से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकला यहां से किसके अंदर गया, सिस्टमिक आर्टरी के अंदर गया। कहां गया, सिस्टमिक आर्टरी के अंदर गया। और ये ब्लड कैसा है जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहां जाएगा, कहां जाएगा, टिश्यूज के पास में गया। टिश्यूज के पास में किसकी जरूरत पड़ती है जी, ऑक्सीजन की। जब चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने, तभी मैंने आपको बोला था कि सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल्स के अंदर क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस को एनर्जी के अंदर तोड़ते हैं। सेल्स को के अंदर क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस को अपन एनर्जी के अंदर तोड़ते हैं। एनर्जी के अंदर जब तोड़ते हैं ना, तब क्या है, अपन को किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये ऑक्सीजन आ गई जी, ये लो जी, ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, टिश्यू ने कहा कि मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं पड़ेगी, तो ब्लड ने कहा ले 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 ऑक्सीजन, ले ले तू ले ले। ठीक है, तो इसने दी, इसको दे दी। ठीक है, इसको दे दी। ठीक है, अब ये जो है, ये इसके पास CO2 बहुत ज्यादा, टिश्यू के पास CO2 ज्यादा थी, तो CO2 कहां चली गई, ब्लड के अंदर चली गई। यहां पर क्या एक्सचेंज हो गया सिस्टम। ठीक है, अब ये जो CO2 जो है, CO2 को लेकर कौन आएगा, सिस्टमिक वेन, यहां से निकलेगी सिस्टमिक वेन। और ये जो सिस्टमिक वेन है, इसके अंदर क्या रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब CO2 रहेगी इसके अंदर। और CO2 जो है, ये सिस्टमिक वेन लेके जाएगी इसको RA के अंदर, मतलब राइट एट्रियम के अंदर लेके जाएगी। और राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा कहां पर, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लेके जाएगी लंग्स के पास में। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है जी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया CO2 लेके लंग्स के पास में, लंग्स के पास में तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। ठीक है, एल्विलाई के पास में ऑक्सीजन होती है। अब एल्विलाई क्या है, यहां से क्या हो जाएगी, ये जो CO2 लेके गया ये ब्लड, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। अब वहां से वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट होके आएगा, ऑक्सीजनेट होके आएगा, यहां पर ऑक्सीजनेट हो गया। और ये जो पल्मोनरी वेन है, ये ब्लड लेके आएगी किसके अंदर, LA के अंदर। LA से जो ब्लड है वो LV के अंदर जाएगा और वापस CO2 है। ठीक है, ऐसे पूरी साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, चलो जी, अब देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसके अंदर PO2 कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 95 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, और CO2 कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है जी, वो होता है आपका 40 mm ऑफ Hg होता है। फिर बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर PO2 कितना होता है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40 mmHg, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर PCO2 कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, वो होता है भैया 45 mm ऑफ Hg। ये टेबल दे रखी है NCERT के अंदर, तो ये आपको पता होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी गैसेस जो है O2 और CO2 दो है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर कितना है भाई जी, भैया 159 है ऑक्सीजन और 0.3 क्या है आपकी CO2। एल्विलाई के अंदर 104 क्या है आपकी ऑक्सीजन है, और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की वो कितनी है, 40 है। ठीक है, बात करें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको 40। ठीक है, और जो आपकी CO2 कितनी है 45। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसके अंदर कितनी O2 है, ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है अभी तो थोड़ी देर पहले बताया 95। ठीक है, और जो आपकी CO2 कितनी होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40। टिश्यूज की बात करें तो यहां पर क्या है, O2 कितनी है 40 और CO2 कितनी है 45। चलो जी, अभी डायग्राम देखा आपके एनसीईआरटी के अंदर, क्या है ये एल्विलाई है, इसके अंदर क्या है एल्विलर कैविटी होती है, यहां से हवा अंदर आ रही है बाहर जा रही है। ठीक है, अब देखो ये अपनी क्या है ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड बह रहा है, बिल्कुल बह रहा है जी, RBC है, बिल्कुल है जी। ठीक है, अब देखो यहां पर एक दीवार ये है, ये एक दीवार किसकी होगी, एल्विलाई की, जिसको बोलेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल। एल्वियोलर जो वॉल है स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, एक दीवार तो ये होगी, एक दीवार क्या होगी, दोनों के बीच में ये जो येलो कलर का जो सब्सटेंस है ये क्या हो गया, बेसमेंट सब्सटेंस। क्या हो गया, बेसमेंट सब्सटेंस। दो दीवार हो गई। ठीक है, तीसरी दीवार किसकी होगी, ये जो आपकी ब्लड कैपिलरी है इसकी एंडोथीशियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी की भी दीवार है एंडोथीशियम जिसको बोलेंगे। तो तीन दीवारें हो गई, एक एल्विलाई की, एक ब्लड वेसल की, और एक दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वो बेसमेंट सब्सटेंस है वो। तो तीन दीवारें हो गई। अब इन तीन दीवारों के बीच में क्या होगा आपका डिफ्यूजन होगा, आदान प्रदान होगा। किसका भैया, किसका होगा जी, CO2 और ऑक्सीजन का होगा, तीन दीवारों को क्रॉस करके। ठीक है, यहां से CO2 जाएगी, यहां से O2 आएगी, CO2 जाएगी, O2 आएगी। चलो जी आगे चलते हैं। अब बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, बात कर लेते हैं। तो देखो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है उसकी बात कर लें तो 97% जो ऑक्सीजन है वो RBC के अंदर जाती है, RBC की हेल्प से जाती है, मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड बनाते हैं, और वो क्या है जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है उसका ऑक्सीजन का। ठीक है, अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होता है, एल्वियोलाई से टिश्यूज के पास में होगा, और CO2 का टिश्यूज से एल्वियोलाई के पास में जाएगा। इतना तो आपको पता लग गया। ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजन कहां जाएगी, टिश्यूज के पास में, टिश्यूज से CO2 कहां जाएगी, लंग्स के पास में। कॉमन सेंस है। चलो
ठीक है। अब 3% जो बच गई है ऑक्सीजन वो किससे होगी, प्लाज्मा से होगी। अब CO2 ट्रांसपोर्ट की बात कर लें तो 70% किससे होती है भैया, बाइकार्बोनेट के रूप में होती है। 20 से 25% कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में होती है, ठीक है। और 7% किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर होती है, डिजोल्व फॉर्म में जाती है। चलो अब ये भैया टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या होती है, CO2 ज्यादा, CO2 तो ज्यादा होती है टिश्यू के अंदर, क्योंकि सब्सटेंस को तोड़ रहा है, एनर्जी बना रहा है, साथ में CO2 ज्यादा, ठीक है। CO2 ज्यादा है, यहाँ पर CO2 है, ठीक है। तो इससे के अंदर यहाँ पर क्या H2O भी है, H2O भी है, H2 तो ब्लड के अंदर होता ही है, ठीक है। दोनों ने मिलकर क्या बनाया, H2CO3 बाइकार्बोनेट बना लिया जी, क्या बना लिया, बाइकार्बोनेट बना लिया। अब टिश्यू के लेवल पर क्या है, PCO2 ज्यादा होता है, PCO2 क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहां पर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज, क्या होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। अब ये जो बाइकार्बोनेट बना है ना, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इसको तोड़ेगा किसमें, HCO3 नेगेटिव और H+ में तोड़ देगा, किसमें तोड़ेगा, HCO3 नेगेटिव और H+ के अंदर तोड़ता है, ठीक है। तब ध्यान में रखो, टिश्यूज की लेवल पर PCO2 ज्यादा, PCO2 क्या होता है, ज्यादा होता है। ये जो बाइकार्बोनेट बना है इसको ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज किसमें तोड़ देगा, HCO3 नेगेटिव और H+ के अंदर तोड़ देगा, ठीक है। अब एल्विलाई के अंदर क्या होता है, PO2 ज्यादा और PCO2 तो कम होता है। एल्विलाई में तो ऑक्सीजन ज्यादा होती है और CO2 कम होती है। तो यहां पर क्या होगा, ये H2CO3 जो है ये ब्लड के अंदर चला गया, ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट के साथ में चला, ये CO2 जो है ब्लड के अंदर घूमती घूमती चली गई, कहां पर, एल्विलाई के पास में चली गई। अब एल्विलाई पर क्या होगा, यही जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज है ना, ये इसको H2CO3 को किसमें तोड़ेगा, CO2 प्लस H2O के अंदर तोड़ देगा, किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के अंदर तोड़ेगा। अब ये जो CO2 है ये तो कहां चली जाएगी, एल्विलाई के अंदर चली जाएगी, एल्विलाई इसको बाहर निकाल देगी, और ये जो H2 है ये ब्लड के अंदर रह जाएगा। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। चलो जी आगे चलते हैं। अब ये देखो भैया, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन विद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का परसेंटेज दे रखा है। इधर क्या दे रखी है, आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे रखी है। दोनों का रिलेशन क्या आता है, एस शेप का कर्व आता है, ठीक है। एस शेप का ग्राफ अपन को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब ये देखो भैया, अब ये देखो फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसकी, बॉन्डिंग ऑफ किसकी, बाइंडिंग किसकी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को जुड़ने में मदद कौन से फैक्टर करते हैं, और उनको डिसोशिएट आपस में तोड़ने में मदद कौन से करते हैं। पहले तो ये समझो कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो दोनों आपस में जुड़ते कहां हैं, कहां जुड़ते हैं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कहां जुड़ेंगे, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां तक करना है, एल्विलाई से टिश्यू, ठीक है। तो एल्विलाई के पास में अपन को जोड़ना पड़ेगा, एल्विलाई से स्टार्ट होगी ट्रांसपोर्ट, तो एल्विलाई के पास में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अपन को जोड़ना पड़ेगा। तोड़ना कहां है, ट्रांसपोर्ट अपन को, डिलीवरी कहां करनी है, टिश्यूज के पास में ऑक्सीजन की डिलीवरी करनी है। तो तोड़ना कहां पर पड़ेगा, इनको दोनों को अलग अलग कहां पर करना पड़ेगा, टिश्यूज के पास में इनको अलग अलग कर देंगे। देखो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को जोड़ेंगे कहां पर, एल्विलाई पर, टिश्यूज में क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन से फैक्टर है, PO2 हाई होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों को आपस में जोड़ना है तो PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा होना चाहिए। अगर अपन को ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जोड़नी है आपस में तो क्या है, PO2 क्या है, हाई होनी चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। और क्या होना चाहिए, ये तो हाई होनी ही चाहिए, PCO2 है वो लो होनी चाहिए, H+ की मात्रा भी कम होनी चाहिए, टेम्परेचर जो है वो भी कम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। और PO2 क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अब टिश्यू में क्या होता है, डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, क्योंकि यहां पर तो अपन को ऑक्सीजन डिलीवर करनी है, तो डिलीवर करने के लिए ऐसा करना कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा डिलीवर करने के लिए। तो डिलीवर अगर इनको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा अपन को, जोड़ने के लिए PO2 हाई थी, तोड़ने के लिए क्या कर देंगे, PO2 को कम कर देंगे जी, PO2 कम, लो चाहिए, दोनों को अगर अलग अलग करना है तो लो, ठीक है। और हाई क्या होना चाहिए, यहां पर ये PCO2 लो था, यहां पर हाई चाहिए, यहां पर H+ कम था, ज्यादा, टेम्परेचर कम, ज्यादा, यहां पर ज्यादा चाहिए, ठीक है। चलो ये चीज होगी। अब बात करेंगे किसकी, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है, उसके अंदर 5 ml क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। 100 ml 100 ml ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसके अंदर 5 ml ऑक्सीजन होती है, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, 100 ml 100 ml डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसके अंदर 4 ml क्या होती है, CO2 होती है। फिर आगे बात करें किसकी, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं, रेस्पिरेशन को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है उसकी बात कर लेते हैं। तो एक सेंटर होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कहां होता है, ये मेडुला के अंदर होता है, कहां होता है जी, मेडुला के अंदर होता है। इसको बहुत ध्यान से सुन लो, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां मिलेगा, मेडुला के अंदर मिलता है, ठीक है। अब देखो एक होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर का, एक होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कहां होता है जी, ये पोन्स के अंदर होता है, कहां होता है, पोन्स के अंदर। अब कोई भी चेंज करवाना है तो ये किसको बोलेगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलेगा कि भैया ये चेंज करवाना है, तो सांस ऊपर नीचे करवानी है तो करवाओ, ठीक है।
चलो, अब कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर कहाँ होंगे, अओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी जो है, कैरोटिड आर्टरी और जो अओर्टिक आर्क है, इनके पास में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और H+ की मात्रा बढ़ेगी, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और H+ की मात्रा बढ़ेगी ब्लड के अंदर, तो ये रिसेप्टर्स क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। और रिसेप्टर्स जो है वो किसको बोलेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलेंगे कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड और H+ की मात्रा बढ़ चुकी है, सांस में थोड़ा ऊपर नीचे करवाइए ना, इनको बाहर निकलवाइए ना। ठीक है, अब क्या है, कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, एक क्या होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। कीमोसेंसिटिव एरिया, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और H+ बढ़ेंगे तो ये किसको बोलेगा, भैया रेस्पिरेटरी सेंटर को बोलेगा, भैया CO2 H+ बढ़ गया है, इसको बाहर निकलवाइए ना, तो ये बाहर निकलवाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपने देखा कि CO2 का रोल आया, CO2 का भी रोल आया, H+ का भी रोल आ गया। CO2 बढ़ता है तो भी, ठीक है, और H+ बढ़ता है तो भी एक्टिवेट होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का तो कहीं रोल आया ही नहीं इसके अंदर, रेगुलेशन के अंदर कोई ऑक्सीजन का रोल नहीं है। इसलिए रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के अंदर ऑक्सीजन का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि भैया ऑक्सीजन अगर ज्यादा हो गई या कम हो गई तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऑक्सीजन का कोई रोल ही नहीं है ना, कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर वैसे तो रीजन है, वैसे तो होता है बहुत कुछ है ना, लेकिन रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के अंदर कोई रोल नहीं है ऑक्सीजन का। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अब बात करें डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो पहला क्या है, अस्थमा है। अस्थमा के अंदर क्या होता है जी, अस्थमा के अंदर होता है, अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी हो जाती है, कॉजिंग वीजिंग। ठीक है, खड़खड़ी आवाज आएगी। और क्या होगा जी, और ड्यू टू इन्फ्लामेशन ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स का क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से वीजिंग होती है और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। अब बात करें एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा के अंदर क्या होता है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है और इसके अंदर जो एल्वियुलर जो वॉल है ना, एल्वियुलाई की जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी और जो एक्सचेंजिंग जो सरफेस एरिया है ना वो कम हो जाएगा। इसका जो मेजर जो रीजन बताया गया है वो क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। जो कूल बनने के चक्कर में जो सिगरेट फूंकते हैं वो फूंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे एम्फाइसेमा हो जाता है। चलो फिर बात करें ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात कर लें, तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर स्टोन ग्राइंडिंग का काम होता है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री हो गई, तो इनके के अंदर क्या होता है, पत्थर को क्या होता है, ग्राइंड किया जाता है। तो पत्थर को ग्राइंड करेंगे तो क्या होगा, पत्थर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो भी उड़ेंगे हवा के अंदर, जो डस्ट है वो भी उड़ेगी। डस्ट उड़ेगी तो वो सांस के अंदर साथ हवा अंदर जाएगी तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में अगर ऐसा काम करता रहेगा वो इंसान, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा। उसको क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, बहुत सीरियस चीज है। ठीक है, तो इसलिए जो लोग ऐसी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, ऐसे फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, जो ऐसे वर्कर हैं जैसे इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, इनके लिए सुझाव यही है कि भैया वो प्रोटेक्टिव मास्क पहने और अपना ध्यान रखें। चलो, ये तो अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। और एनर्जी थोड़ी लो लग रही होगी आपको ना, रीजन यही है कि क्योंकि ये लेक्चर जो है वो एक बार पहले रिकॉर्ड हो चुका, पर लेकिन जब एडिट करने बैठा तो वो डिलीट हो गई, तो वापस रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसलिए एनर्जी थोड़ी सी लो हो गई होगी। चलो, तो साहब आपको लगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कर देना, कर दिया करो कमेंट है ना, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अगर बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो ना दोस्त, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, इतने चैनल कर रखे हैं, एक और कर लो है ना, तो मैं कुछ फायदा ही करवा रहा हूँ आपका। चलो तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।